कार्यपालिका में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में 7 के मुकाबले 8 वोटों से खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे सभी ने इस व्यवस्था की अच्छाई और सच्चाई को देखा और 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की हिमायत की। A democratic executive must satisfy 2 conditions. 1, it must be a stable executive. And 2, it must be a responsible executive. Unfortunately, it has not been possible so far to devise a system which can ensure both in equal degree. What the draft constitution proposes is the parliamentary system. The draft constitution places a functionary at the head of the Indian Union who is called the President of the Union. The President of the Indian Union will be generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing contrary to their advice. The ministers under the Indian Union are members of Parliament. Only members of Parliament can become ministers. अगर हम अपने यहाँ नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को लेकर आएं तो कैबिनेट के लोग निशा खातिर होकर आराम से अपना काम कर सकेंगे, वरना अपने वजूद के लिए अपने हिमायतियों के रहमो करम पर रहना पड़ता है और इसीलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में सरकार कमजोर पड़ जाती है और वजीरों को अपने फिरके, कौम या जात के हिमायतियों के भरोसे पे कायम रहने पर मजबूर होना पड़ता है। सर, प्रजातंत्र का अर्थ है ऐसे बहुमत का राज जिसमें स्वतंत्र और मुक्त रूप से वोट दिए गए हों। पर हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि वोट स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि कुछ लोगों के प्रभाव में डाले जाते हैं और जैसे ही वोट प्रभावित हुए प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है। सर, इसीलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए। संसदीय प्रणाली में विभिन्न पार्टी के लोगों को भरमा के वोट हासिल करते हैं ताकि बहुमत पाके अपनी सरकार बना सके। सर, यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बात है और हमें साफ दिखाई देता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों को ही खुश करने के लिए सारे काम करते हैं, सारे। पर प्रोफेसर केटी शाह और कई दूसरे लोग संविधान में सोचे गए 3 स्तंभ संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका के सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे। उपसभापति जी, सर, आई बेग टू मूव संघ के मुख्य अंगों संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होना चाहिए। सर, मेरे विचार से ये एक चीज सारी दूसरी बातों से अधिक महत्व की है अगर हमें सिविल लिबर्टीज और रूल ऑफ लॉ को बचाना है। यह बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी शक और शुबे के दायरे से ऊपर रहे और इसीलिए उसे किसी भी प्रदूषण से बचाना जरूरी है। उम्मीद है मेरी खरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी। न्यायपालिका को किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह की छूत से भी बचना होगा और हर राजनीतिक पार्टी में यह बीमारी होती ही है। यही तर्क थोड़ा सा बदलकर संसद और कार्यपालिका पर भी लागू होता है। कार्यपालिका अगर चाहे तो संसद को भ्रष्ट कर सकती है। कार्यपालिका संसद सदस्यों को पोस्ट और मंत्री पद के तोहफे देकर उनके वोट खरीदने की ताकत रखती है। पश्चिम से आई जिस पार्लियामेंट्री व्यवस्था को हम अपनाने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रोग यही है कि किसी को पद देते समय यह देखा जाता है कि वो वोट कितने ला सकता है, न कि यह कि वो देश और समाज की सेवा कितनी कर सकता है।
अभी से आने वाले मंत्रियों पे आरोप मत लगाइए। मुझे पता है कि मेरी आवाज यहां नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह है, पर फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और यही कहूंगा कि हम कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं डाल रहे हैं। हम सबके लिए और देश के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। पर दूसरों के ख्याल भी दूसरे थे। Sir, I oppose the new clause. My main reason is that this House is wedded to a parliamentary system of democracy. And this new clause is out of place in such a constitutional structure. व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यदि उन पर छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अंबेडकर अमेरिकन तंत्र को ही पसंद करते, और बहुत हद तक मैं उनसे सहमत भी हूं कि हमारी मौजूदा संसदीय प्रणाली में बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमने कितने ही सूबों में देखा है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों के मंत्री 4-4, 5-5 सदस्यों के दलों को घूस देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बहुमत और उनकी सत्ता बनी रहे। शायद ये हमारी गुलामी है कि हम ब्रिटिश सरकार के तंत्र को अपनाने में ही लगे हुए हैं, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। यदि ऐसा ना होता तो हमने अमेरिकन सिस्टम को अपनाया होता। वहां जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वहां की संसद देश के भले के लिए कोई भी कानून पास कर सकती है और उस कानून को मानना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है, जबकि हमारे संविधान में सदन के नेता को पूरी संसद से बहुमत लेना पड़ता है और संसद सिर्फ उन्हीं कानूनों को पारित करेगा जो बहुमत वाली पार्टी को सही लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो खुद अमेरिका में पढ़े थे, पर उन्होंने अमेरिकी संविधान की कमजोरियों की तरफ सबकी नजर मोड़ी। There is no dispute whatsoever that the executive should be separated from the judiciary. With regard to the separation of the executive from the legislature, it is true that such a separation does exist in the Constitution of the United States. But if my friend Professor Shah had read some of the recent criticisms of that particular provision of the Constitution of the United States, he would have noticed that many Americans themselves were quite dissatisfied with the rigid separation embodied in the American Constitution between the executive and the legislature. श्री के.एम. मुंशी डॉक्टर अंबेडकर की हिमायत में खड़े हुए। दो कार्यपालिकाओं के बीच, यानी कि एक अमेरिकन मॉडल और दूसरे ब्रिटिश मॉडल के बीच चुनाव का सवाल ही कहां उठता है। ब्रिटिश मॉडल को ही सबने चुना है, सबने उसकी तारीफ की है, यहां तक कि खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि यही कार्य प्रणाली आज के मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक समाज के लिए बेहतर है। इसके अलावा हमें यह महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले कमोबेश 100 सालों में हिंदुस्तान में हमने ब्रिटिश संविधान के कानून को ही मानकर काम किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस धीरे धीरे पार्लियामेंट्री ही बन गए। फिर क्यों हम अपने 100 सालों के अनुभव और रवायत को छोड़कर किसी ऐसे कानून को अपनाने की कोशिश करें जो खुद सिर्फ 150 साल पहले बनाया गया था और आज भी जिस पर अमेरिका में भी सवालिया निशान लगते रहते हैं। इसलिए मैं ये दोहराना चाहूंगा कि प्रोफेसर शाह के द्वारा प्रस्तावित स्कीम को ना तो इस हाउस ने माना है, ना कहीं और इसके अच्छे नतीजे निकले, और ऊपर से ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है ही नहीं। अतः मैं कहूंगा कि ऐसे अनुमोदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए, यही सही होगा। प्रोफेसर के.टी. शाह के बहुत से और बहुत अच्छे सुझाव थे, जैसे कि हर मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर श्री महावीर त्यागी ने तर्क दिया कि अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी में से कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर सब बहुत कुशल शासक साबित हुए, तो फिर हमारे मंत्रियों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने यह भी कहा कि हर मंत्री को मंत्रिमंडल में आने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। पर डॉक्टर अंबेडकर बोले
कि फिर तो मंत्रिमंडल छोड़ते समय भी ब्यौरा देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर संपत्ति में कोई वृद्धि हुई है तो कैसे हुई है, और ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ का अंदेशा है तो उस मंत्री को क्या सजा देनी चाहिए। उस समय तो ये प्रस्ताव नामंजूर हो गया, पर आज लगता है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो शायद अच्छा होता। पर बात सिर्फ कार्यपालिका की ही नहीं थी। संसद के स्वरूप, अधिकारों, कर्तव्यों, कार्यकाल और नाम तक को लेकर खूब चर्चा हुई। Sir, I beg to move that the legislative power of the Federation shall be vested in the Parliament of the Federation, which shall consist of the President and the National Assembly, comprising two houses, the Council of States and the House of the People. It seems, sir, that it is unnecessary to have this expression, National Assembly, coming between the Parliament and the two houses. It is therefore desirable to omit National Assembly. सर, मेरा अमेंडमेंट है कि पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन के लिए हमें कांग्रेस ऑफ द फेडरेशन का नाम तय करना चाहिए। सर, जो आज़ादी हमने पाई है वो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परचम तले ही मिली है, और कांग्रेस का नाम हमारे संविधान में भविष्य के लिए अमर हो जाना चाहिए। कुछ अरसे के बाद बेगम साहिबा एजाज रसूल ने भी यही बात सभा के सामने रखी। जनाब सदर साहब, आई बेग टू मूव कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का नाम हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस रखना चाहिए, और इसमें एक प्रेसिडेंट हो और दो सदन हो जिनके नाम हो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। सूबों की सभा और जनसभा। ये प्रस्ताव रखने वाले सारे सदस्य गैर कांग्रेसी थे, किंतु कांग्रेस के श्री अनंत सयनम अयंगार ने बड़े पते की बात की। Sir, it is the Congress which fought for the freedom of this country. Therefore, these friends, though they are not participants of this organization, nevertheless recommend that it should be associated with the name of the Parliament of the Union. However laudable this may be, it would lead to the accusation that the Congress has established one-party rule in the country, and it has even lent its name to the Parliament of the Union. Sir, if accepted, this may prove to be the death knell of the Congress. It would no longer be able to function as a political party which can fight reactionary parties. These parties which are raising their heads today and are mostly based on caste, community and religion. यूं संसद के दो सदनों के नाम रखे गए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। इन सदनों की मियाद को लेकर भी कई मत थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रखा था, किंतु पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चहेते आयरिश क्रांतिकारी प्रधानमंत्री एमन डिवलेरा ने कहा कि 4 साल का वक्त चुने गए सांसदों के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि पहला साल तो सदन का कामकाज समझने में ही निकल जाता है और आखिरी साल चुनाव की तैयारी में। इसलिए लोकसभा का कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया, जिनमें से हर 2 वर्ष पे सिर्फ 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ताकि ये सदन एक निरंतर धारा के रूप में चलता रहे। कार्यपालिका और विधान मंडलों के बाद आइए नजर डालते हैं तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर। मैं जस्टिस वरदाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर्स को तय करने वाली एडहॉक कमेटी की सदारत स्वीकार करी है, क्योंकि अब आने वाले भविष्य में हमें अपने एक उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल श्री वरदाचार्य जी टू प्लीज टेक ओवर। Thank you, Mr. Munshi. It is my proud privilege to be working with all of you esteemed members of the Constituent Assembly on the question of creating a new superstructure that we will need now. Fortunately, at the level of lower and higher courts, we have inherited a well-constructed and smoothly functioning sound judicial system from the British.
But now, we have to give thought to the establishment of a Supreme Court where the judgments of high courts could be brought to appeal. This apex court will also have to play the roles of an adjudicator between the provinces and the princely states when needed. My old friend from Madras High Court, where I served as a judge for some time, Alladi Krishnaswamy Iyer, is here. I know that he has given judicious thought to these issues. Mr. Iyer? Thank you, Your Lordship. Old habits die hard. That is how I have been addressing Sri Vardacharya for many years now. But I also know that we are here precisely to break old habits and make new conventions. Now, this new body, this Supreme Court, this whatever we may decide to name this APEC constitutional body, apart from being the highest platform for appeals, will have in its power and purview the necessary means to safeguard fundamental rights of every citizen of free India. That soon we will have. And unlike the Privy Council, this Supreme Court should also have the mandate and the authority to examine the constitutionality of any legislation that our Parliament may make in the future. सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ हमारे संविधान का रखवाला और खैरखा होगा, बल्कि वो हर भारतीय को वो समान अधिकार भी प्रदान करेगा जिसके लिए सदियों से अंग्रेजों की अधीनता और रजवाड़ों की गुलामी में हम तरसते रहे। हमारा उच्चतम न्यायालय उस सामाजिक क्रांति का वो धारदार हथियार भी होगा जो पुरानी बेड़ियों को काटकर हमें मुक्त करेगा। And yet, this Supreme Court must not busy itself only with the rights debate. It must not concern itself only with the life and liberty of the individual, but include within its scope criminal appeals, civil cases, and financial matters as well. Only then will it become our Supreme Court in the real sense of the term. यूं नींव पड़ी एक नई न्यायपालिका की, पर जहां तक संसद और न्यायपालिका के बीच के अंतर संबंधों का सवाल था और दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा का प्रश्न था, 13 दिसंबर 1948 को एक बड़े पते की बात की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। Now to the question of the relationship between the legislature and the judiciary. In a federal constitution, it is always open to the judiciary to decide whether any particular law passed by the legislature is ultra-virus or intra-virus. In other words, the judiciary would be endowed with the authority to question the law, not merely on the ground whether it was in excess of the legislature's authority, but also on the ground that whether the law was a proper law. It may be a perfectly good law, but if it violates the fundamental principles, the judiciary would have the power of declaring it invalid. For myself, I cannot omit the possibility of a legislature packed by partymen making laws which may abrogate and violate the fundamental rights affecting the life and liberty of an individual. At the same time, I do not see how 5 or 6 gentlemen sitting in the Supreme Court examining laws made by the legislature by dint of their own individual bias and prejudice be trusted to determine which law is good and which is bad. It is a case where a man has to choose between the devil and the deep sea. I therefore would leave it to the House to decide either way it likes. संविधान सभा ने तय पाया कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही लोकतंत्र के लिए बराबर महत्व के हैं और इसीलिए जुडिशरी की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा। ये जिम्मेदारी सीधे राष्ट्रपति की होगी जो चीफ जस्टिस के सुझाए नामों को इन अदालतों में नियुक्त करेंगे। इसी बात को एक बार फिर 24 मई 1949 को श्री बी पोकर साहब बहादुर ने सभा के सामने साफ-साफ रखा। I submit, sir, the views
expressed by the federal court. And the Chief Justice of the various high courts assembled in conference are entitled to the highest weight before this assembly. It is of the highest importance that the judges of the Supreme Court should not be made to feel that their existence or their appointment is dependent upon political considerations or on the will of any political party. Therefore, it is essential that there should be sufficient safeguards against political influence being brought to bear on such appointments. Therefore, I submit, sir, that it is of the highest importance that the President must not only consult the Chief Justice of India, but also obtain his concurrence on the appointment of his colleagues, the judges of the Supreme Court. It cannot be denied that the judiciary should be above all political parties and above all political consideration. इन सारे नियमों के बन जाने और न्यायपालिका का स्वरूप तय हो जाने के बाद विद्वान वकील और संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक श्री अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान सभा को संबोधित किया। अरे बैठिए बैठिए, आप बैठकर ही बोलिए। The Constitution has accorded the proper place to the judiciary as it should be in a written and especially in a federal constitution. The Supreme Court in India, under the Indian Constitution, as this House is aware, has wider powers than the highest court in any known federation, including that of the United States of America, where the Supreme Court is not a general court of appeal. It is the ultimate arbiter in all matters involving the interpretation of the Constitution. While there can be no two opinions on the need for maintenance of judicial independence, both for safeguarding of individual liberty and the proper working of the Constitution, it is also necessary to keep in view one important principle. The doctrine of independence is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive. Sir, my friend Mr. Alladi Krishnaswamy Iyer pointed out, and rightly so, that the judiciary should not place itself as an imperium in imperio. Of course, there is always that danger also. When people talk of separation of power, this separation of power may be made in such a way that the judiciary may be invested with immense power, that it might eventually lead to the breakdown of the government of the day, which I believe is not the case in our constitution. डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि एक ऐसी समग्र न्यायपालिका बने जो दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक हर तरह के मुकदमे में सबको कानूनी उपचार और न्याय दे सके और इस तरह देश की एकता को कायम रखने का काम कर सके। आज वो सपना एक हकीकत है। कुल मिला के विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका की इस त्रिवेणी ने एक ऐसा बेजोड़ अटूट जाल बुना, सीमलेस वेब, जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने, बांधने और पालने का काम कर रहा है।